नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए कांता भारती द्वारा लिखा उपन्यास रेत की मछली भाग 3। गौरा से भुवन का परिचय यूं तो 14-15 वर्ष का गिना जा सकता है, जब वह 5-6 वर्ष की थी और 2 चोटियां गूंद कर फ्रॉक पहने स्कूल जाया करती थी। वह चित्र भुवन को याद है। यह भी याद है कि कभी कभी वह भुवन को खिजाने के लिए बड़ी तीखी किलकारी मारा करती थी। बच्चों को यूं भी किलकारी मारने में आनंद मिलता है, पर भुवन तीखी आवाज सह नहीं सकता। यह जानकर ही वह उसके पास आकर किलकारती थी और भाग जाती थी। भुवन का सारा शरीर झंझना जाता था और वह दौड़कर हंसती हुई गौरा को पकड़कर उठा लेता और डराने के लिए उछाल देता था। डरकर गौरा और भी किलकती थी और उसके गले से चिपट जाती थी। उसके रूखे बालों की सोंधी गंध भुवन के नासापुटों में भर जाती थी। तब वह यह कहकर कि ठहरो, तुम्हारे बाल सुलझा दें, उसकी दोनों चोटियां पकड़कर सिर के ऊपर गांठ बांध देता था और हंसता था। गौरा झल्लाती थी और फिर किलकारने की धमकी देती थी, पर भुवन सुलह कर लेता था और गौरा उसे माफ कर देती थी। चोटियां सिर बांधे उसका नई धूप सा खिला बालमुखड़ा भुवन को इतना सुंदर जान पड़ता था कि वह प्रायः कहता, तुम्हारा नाम जुगनू है। गौरा भी कोई नाम होता है भला। और गौरा कहती, धत, जुगनू तो सीलीसरी जगह में होते हैं, या गौरा तो देवी पार्वती का नाम है, हिमालय की चोटी पर रहती है वह। भुवन कहता, नहीं, गौरा सरस्वती का नाम है, वह उजली होती है और उजले कपड़े पहनती है। तुम तो फिर सहसा दुष्टता से भरकर हाँ हिडिंबा हो, हिडिंबा। मगर वह तो बहुत पहले की बात है। उसके बाद कई वर्षों का अंतराल था, इसलिए उसे नहीं भी गिना जा सकता है। अतः कहना चाहिए कि परिचय आरंभ हुआ 1932 में, जब उसने मैट्रिक के लिए जमकर तैयारी करनी शुरू की। भुवन तब नया MSc कर चुका था। रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं यह अनिश्चित था और वह कुछ छोटे मोटे काम की ताक में था, जिससे मन भी लगा रहे और कुछ आय भी हो। आय की दृष्टि से तो गौरा को पढ़ाने का महत्व नहीं था। भुवन ने ही गौरा के पिता का वह प्रस्ताव टाल दिया था, पर मन लगाने के लिए यह अच्छा था। गौरा ने स्वयं उससे पढ़ने की बात उठाई थी और उसका कॉलेज का रिकॉर्ड तो उसकी पात्रता का प्रमाण था ही। भुवन ने उसे पढ़ाना आरंभ कर दिया था और आय के लिए एक ICS अधिकारी के बिगड़े हुए और पढ़ाई के प्रति उदासीन लड़के की ट्यूशन भी स्वीकार कर ली थी, जिससे उसे 125 मासिक मिल जाता था। गौरा पढ़ने में तेज थी। विज्ञान यद्यपि उसके लिए हुए विषयों में गौण ही स्थान रखता था, मैट्रिक का साइंस होता ही क्या है, पर भुवन को साहित्य आदि में भी यथेष्ट रुचि रही थी और इसलिए उसकी पढ़ाई गौरा के लिए जितनी उपयोगी थी उसके लिए भी उतनी ही रुचिकर। पहले ही दिन 13 वर्ष की इस लंबी, कृशत्नु, गंभीर गौरा को देखकर वह थोड़ी देर देखता रहा था। फिर उसने पूछा था, सुना है तुमने स्वयं मुझे मास्टर चुना है, क्यों? गौरा ने आंखें नीची किए ही सिर हिला दिया था। हाँ, क्यों? मैं तो बड़ी कसकर पढ़ाई करूंगा, उतनी मेहनत करोगी? गौरा ने फिर वैसे ही सिर हिला दिया था। गंभीरता को तोड़ने के लिए भुवन ने पूछा था, और अगर मेरे कान में किलकारी मारी तो? एक अवश मुस्कान सहसा उसके चेहरे पर बिखर गई थी। उसका चेहरा ईषत लाल हो आया था। उस शब्दहीन खिलखिलाहट में भुवन ने 7-8 वर्ष पहले की बालिका को पहचान लिया था। फिर तत्काल ही गौरा ने आंचल से मुंह चाप कर हंसी दबा ली थी। थोड़ी देर बाद पहले सी गंभीर मुद्रा बनाकर कहा था, आप हिडिंबा कहेंगे? भुवन ने कुछ पसीज कर कहा था, नहीं, लेकिन समझौता कर लो कि गौरा पार्वती का नहीं, सरस्वती का नाम है, तभी विद्या आएगी। तब से वह परिचय बना ही हुआ था। 2 वर्ष बाद गौरा ने मैट्रिक कर लिया था। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर कॉलेज में भर्ती हो गई थी। उसके बाद पढ़ाई तो बंद हो गई थी, पर परिचय बढ़ता रहा था, क्योंकि गौरा कॉलेज में भी जब तब उससे न केवल विज्ञान बल्कि साहित्य के विषय में बहुत कुछ पूछती रहती थी। और भुवन जब यह कहकर अपनी अपात्रता जताता था कि भाई मेरा विषय तो विज्ञान है, वह भी भौतिक विज्ञान, ये बातें तो तुम्हारे प्रोफेसर ही बताएंगे, तब वह आग्रह करके कहती थी,
इसीलिए तो आप ठीक बताएंगे। उनका विज्ञान अपने अंग्रेजी के प्रोफेसर जो विषय है वे लोग किताबों में से बताते हैं, आप रुचि से बताते हैं, आपकी बात ज्यादा सच होती है और मेरी समझ में जल्दी आ जाती है। भुवन हंसी में कहता, इसका मतलब है कि विज्ञान पढ़ने तुम उनके पास जाओगी? अच्छी बात है, अब से पूछना। खबरदार मुझसे कभी कोई प्रश्न पूछा जो, पर साथ ही मन लगाकर उसकी जिज्ञासाओं का उत्तर भी देता। कभी कभी इसमें स्वयं उसे काफी परिश्रम करना पड़ता, पर वह मानता था कि अध्यापन का श्रेष्ठ संबंध वही होता है जिसमें अध्यापक भी कुछ सीखता है, और इस परिश्रम में कोताही नहीं करता था, बल्कि इस तरह अपने साहित्य ज्ञान के विकास में उसे अतिरिक्त आनंद मिलता था। गौरा ने विधिवत संगीत सीखना भी आरंभ कर दिया था और कॉलेज की नाटक आदि अन्य कार्रवाइयों में हिस्सा लेना भी। इसके लिए भी वह बहुधा भुवन से परामर्श लेती। भुवन इन मामलों में बिल्कुल कोरा होने की दुहाई देता तो वह कहती, और सब भी तो कोरे हैं, आप कुछ ढूंढ दीजिए न, या सोच कर बताइए न। और उसके आग्रह की प्रेरणा से भुवन तरह तरह की पुस्तकें पढ़ता, खोज करता, अनुमान भिड़ाता और उनकी पुष्टि के लिए फिर और पढ़ता या कभी दूर दूर के विशेषज्ञों से पत्र व्यवहार करता। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के शोध में उनके असमान संबंध में क्रमशः परिवर्तन होता गया था। मास्टर जी से वह क्रमशः भुवन मास्टर जी होकर भुवन दा हो गया था और एक नया समान प्रीतिकर सख्य भाव उनमें आ गया था। जाड़ों में एक दिन गौरा ने आकर सहसा कहा, भुवन दा, आप हमें मालविकाग्निमित्र का एक रूपांतर कर देंगे। बड़े दिनों में हम नाटक खेलना चाहते हैं और किसी ने सुझाया है। भुवन ने अचकचा कर कहा, क्या? जी, मालविकाग्निमित्र। शायद संस्कृत के प्रोफेसर साहब की राय थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने तो पढ़ा भी नहीं, इतना जानता हूँ कि कालिदास का नाटक है। मालविका के नृत्य का एक चित्र भी कहीं देखा है, बस। तो क्या हुआ, पढ़ लीजिए ना। कितनी देर लगती है? कहानी तो मैं अभी बता देती हूँ। यह खूब रही। अरे भाई, एडेप्टेशन किसी जानकार का काम है, मैं कैसे कर सकता हूँ? और तुम क्या मालविका का पाठ करोगी? नाचना आता है? गौरा कुछ सकपका गई, फिर बोली, सीखना तो शुरू किया है। अच्छा, तब तो और मुसीबत हुई। कल को मुझसे तथ्यई और त्राम के मतलब पूछोगी। नहीं भुवनदा, ये तो कथक बोल हैं, मालविका तो भरतनाट्य करेगी। हाँ तो, पर उसके बोल कैसे होते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम न। मेरे लिए तो त्राम ही है, यानी त्राही माम। आप पढ़ तो लीजिए न, मैं साथ लाई हूं। संस्कृत भी, एक अंग्रेजी अनुवाद भी। बाप रे, तुम्हारी एफिशिएंसी तो वैज्ञानिक की है। काश की बुद्धि भी वैसी होती हो तुम निरी। देखिए भुवनदा, चिढ़ाइए मत, नहीं तो मैं भी वैसा ही जवाब दूंगी। सहसा वह सकपका कर चुप हो गई और उसका चेहरा तमतमा गया, क्योंकि साथ के दूसरे कमरे से एक व्यक्ति ने बाहर निकलकर कहा, भुवन, मेरा इंटरप्शन माफ करना, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। और फिर गौरा की ओर तनिक कौतुक भरी दृष्टि से देखकर फिर भुवन की ओर मुड़कर पलके उठाई, मानो कहता हो, यह कौन है? परिचय? भुवन ने कहा, ओ गौरा जी, यह है मेरे मित्र और पुराने सहपाठी चंद्रमाधव, विलायत जाने वाले हैं, आज यहाँ आए हैं। चंद्र यह है गौरा जी, कॉलेज में पढ़ती हैं, पहले कुछ दिन मैंने भी पढ़ाया था। तुम्हारी पढ़ाई के लक्षण तो देख ही रहा हूँ। चंद्र ने दबी दुष्टता के साथ कहा, मिस गौरा, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए और भी अधिक कि भुवन के परिचितों में कोई ऐसा भी है जिसे साहित्यिक रुचि है। भुवन तो विज्ञान में खो गया है। गौरा ने कुछ दूर से कहा, मास्टर साहब, मैंने साहित्य भी पढ़ा है। सो तो है, सो तो है। साहित्य ही क्यों, देखता हूँ कि मेरे साथ के बाद से उन्हें नाटक, संगीत, नृत्य बहुत से विषयों में रुचि हो गई है, बल्कि पहुंच भी रखते हैं अब। भुवन ने कहा, रहने दो चंद्र, गौरा जी के सामने उनके मास्टर का मजाक बनाना क्या उचित है।
आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, गौरा जी। मुझे इजाजत दीजिए, जरा बाहर जाना है। मुझे आशा है आपका नाटक सफल होगा। मैं तो समझता हूँ भुवन उसमें अभिनय भी करे तो। भुवन ने थोड़ा घुड़क कर कहा, फिर? चंद्र चला गया तो गौरा ने पूछा, आपने बताया क्यों नहीं? भुवन ने हंसकर पूछा, क्या आप बहुत बुरे हैं? मुझे क्या मालूम था कि दूसरे कमरे में वह है, नहीं तो मैं कभी ऐसी बात न करती। आप भी? तो हुआ क्या? ऐसी कौन सी बात थी? नहीं, मेरे मास्टर जी का मजाक बनाने वाला कोई कौन होता है, और मैंने ही उसमें मदद दी। भुवन जोर से हंस दिया, बोला, अच्छा मालविकाग्नि मित्र छोड़ जाओ, पढ़ डालूंगा, कल फिर सलाह कर लेंगे। दूसरे दिन गौरा ने आकर बड़े अदब से नमस्कार किया, फिर चारों ओर एक नजर दौड़ा कर कहा, भुवन मास्टर साहब, आपने पुस्तक पढ़ ली? अब बताइए। भुवन ने हंसकर कहा, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं गौरा, चंद्रमाधव बाहर गया है। हाँ तो भुवन दा, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि यह नाटक तुम न खेलो। क्यों नहीं कोई आधुनिक हिंदी नाटक लेती, जैसे प्रसाद का कोई छोटा नाटक, राज्यश्री या ध्रुवस्वामिनी? ये मैंने नहीं पढ़े। भुवन ने हंसकर कहा, तो यह थी एफिशिएंसी की पोल। खुल गई ना? गौरा ने थोड़ा रूठ कर कहा, सर्वज्ञ तो सिर्फ वैज्ञानिक होता है, फिर मैं वैसे ही अनपढ़ हूं। क्या करूं, आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, तो लो अब प्रायश्चित करता हूं। तुम कल तक दोनों नाटक पढ़ कर आओ, और अगर उनमें भी कुछ हेरफेर करना पड़ा तो आप करेंगे ना? देखा जाएगा। भुवन हंसा, तुम्हारी बात तो ऐसी है मानो नाटक से उसका एडेप्टेशन ही ज्यादा महत्व का हो। हाँ, मेरे काम में आपका भाग जरूरी है भुवन दा, कहकर गौरा कुछ रुक गई। आपके मित्र तो कहते थे आप अभिनय भी कर सकते हैं, तो एक वह पागल है और एक तुम। भुवन कुछ और कहने जा रहा था पर रुक गया। पुस्तकें तुम्हें मिल जाएंगी ना? जरूर। बाहर शब्द सुनाई दिया, लो चंद्रमाधव भी आ गए। नाटकों के बारे में तो इनसे पूछो, यह साहित्य और कला के विद्यार्थी हैं। हेलो गौरा जी, क्या बात है? आपके अभिनय की क्या बात ठहरी? भुवन तो रात सोए नहीं, आपकी दी हुई पुस्तकें पढ़ते रहे। गौरा जल्दी चली गई। चंद्र ने कहा, यार अपनी इस विद्यार्थिन की कुछ बात तो बताओ। लड़की तो तेज मालूम होती है, तुम्हारे साथ कैसे उलझ गई? भुवन ने गंभीर होकर कहा, हाँ मैंने 2 वर्ष उसे पढ़ाया था। अच्छी पास हुई है और उसमें जीवन है, जीवन की लालसा है ऐसी जो उसे कई दिशाओं में अन्वेषण की प्रेरणा देती है। पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन सोचता हूँ आगे क्या? तो खेद होता है कि हमारे देश में लड़की के लिए सिवाय मास्टरी के या इधर कुछ कुछ डॉक्टरी के और कोई कैरियर ही खुला नहीं है। और ये दोनों गौरा के लिए नहीं है। उसका व्यक्तित्व बहुत कोमल भी है, बहुत संपन्न भी, उसकी अभिव्यक्ति इनमें नहीं है। वह कोई रचनात्मक एक्सप्रेशन चाहता है, न जाने क्या। क्यों? भारतीय नारी का जो सबसे पहला कैरियर है गृहस्थी, वह तुम ठीक नहीं समझते। उसे बेठीक कैसे समझा जा सकता है? और एक प्रकार की रचनात्मक अभिव्यक्ति उसमें भी हो सकती है, मैं मानता हूं, पर गौरा के लिए तुम वह ठीक नहीं समझते। नहीं, यह नहीं, मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से तो वह आदमी बहुत भाग्यवान होगा जिसे गौरा जैसी पत्नी मिलेगी। पर सोच यह भी तो सकता हूँ कि उसे पाकर गौरा भी भाग्यवती होगी या नहीं, और वैसा कौन होगा यह सोच नहीं सकता। चंद्र ने चिढ़ाते हुए कहा, यह सोच गौरा पर छोड़ देना क्या उचित न होगा? ऑफ कोर्स। भुवन थोड़ा सा झेंप गया। हर मामले में सलाह देते देते कुछ आदत पड़ गई है कि सब सवालों के जवाब पहले से सोच रखो। वह हंस दिया।
तो क्या यह सवाल जल्दी उठने वाला है? अभी तो कोई लक्षण नहीं है, लेकिन क्या मालूम, लड़की जब हुई पराई थाती तब कभी भी सौंपने का सवाल उठ सकता है। सौंप देने का नहीं तो कम से कम बद देने का तो जरूर। भुवन ने विषय बदलने को कहा। सुनो चंद्र, तुम तो नाटक वाटक खेलते रहे हो, तुम क्यों नहीं उसे कुछ सलाह देते? राज्यश्री या ध्रुव स्वामिनी का एडेप्टेशन कर दो न। अरे हिंदी, राम राम, हिंदी नाटक मैं नहीं छूने का, यही तो मुश्किल है। कोई छूता नहीं, हर साल सब कॉलेज वाले अंग्रेजी नाटक खेलते हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी नाटक अनुवाद करके। सो तो होगा, वे खेले जा सकते हैं, खेलने के लिए लिखे जाते हैं। हिंदी नाटक तो पढ़ना भी टॉर्चर है, एक तो ज़बान ही ऐसी होती है। लेकिन तुम अगर रूसी के अंग्रेजी अनुवाद के हिंदी अनुवाद की भाषा अपने अनुकूल बनाकर उसे खेल सकते हो, तो क्या सीधे हिंदी की भाषा नहीं ठीक कर सकते? कॉलेज में चंद्रमाधव ने चेखोव के चेरी आर्चर्ड के अभिनय में भाग लिया था, उसी की ओर भुवन का इशारा था। यही तो बात है, रूसी दूर है, उनके लिखे को उलट पलट लो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अपने देश के लेखक का एक वाक्य इधर उधर कर तो लोजान को आ जाएंगे सब। हमारे यहाँ कोई नाटक थोड़े ही लिखता है, सब शास्त्र लिखा जाता है, सब लेखक ऋषि होते हैं, आर्षवाक्य प्रमाणम, और तुम झक मारते रहो। शेक्सपियर भी स्टेज पर जाकर एक्टरों से सीखकर अपने डायलॉग बदलता था, लेकिन यहाँ सब सीखे सिखाए कोख से निकलते हैं। तुम्हारी बात में सार है, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष भी कुछ हो सकता है। एडैप्ट करके अपने देशकाल में ले आना हमेशा ठीक नहीं होता, खुद भी दूसरे देशकाल में जा सकना चाहिए। अगर आज शकुंतल ज्यों का त्यों स्वाभाविक नहीं, तो जरूरी नहीं है कि शकुंतला को ड्राइंग रूम हीरोइन बनाया जाए। हम ही क्यों न कर्ण के आश्रम में जा सकें? ग्रीक नाटक तक तो हम चले जाते हैं, वह दूसरी बात है। लेकिन हमारे देश में न स्टेज है, न एक्टर है, न नाटक है, फिर नाटक लेखक एंटे किस बात पर रहते हैं? सब कुछ हम ही को सीखना है, उन्हें कुछ नहीं सीखना है। एंट का जवाब एंट हो भी सकता है, पर उससे स्थिति नहीं बदलती। हिंदी नाटक लेकर कुछ करके दिखाओगे तभी तो आगे कुछ होगा, नहीं तो आगे भी यही स्थिति रहेगी। स्टेज न एक्टर न नाटक। हाँ, तो मेरी ओर से रहे। खुदाई खिदमतगारी का शौक तुम्हें है, तुम करो, मैं तो दुनिया को जैसी है वैसी लेकर चलता हूँ। भुवन ने कहा, तो जाने दो, बात समाप्त हो गई। लेकिन शाम को चंद्रमाधव घूमने गया तो दोनों नाटक लेता आया। रात में पढ़ डाले, फिर पेंसिल लेकर बहुत से निशान लगाए, हाशिए में नोट लिखे, क्या अंश छोड़ा जा सकता है, क्या हेरफेर हो सकता है, वाचिक में क्या परिवर्तन अपेक्षित है, इत्यादि। बीच बीच में शब्दों पर वह झल्लाता, फिर रेखांकित करके हाशिए में दूसरे शब्द या पद लिख देता जिनसे वार्तालाप अधिक सहज और स्वाभाविक बन सके। दूसरे दिन गौरा आई तो चंद्रमाधव मौजूद था। दोनों को नमस्कार करके गौरा ने कहा, मास्टर साहब, मैंने नाटक पढ़ लिए और भी 2-1 लड़कियों से सलाह कर ली। हम ध्रुव स्वामिनी खेलेंगे, लेकिन यह कि मुझे मेहनत करनी होगी, यही ना? हाँ। यहाँ पर चंद्रमाधव ने कहा, मेरी बात टांग अड़ाना न समझी जाए तो निवेदन करूँ कि मैंने ध्रुव स्वामिनी पर कुछ नोट लिए हैं, अगर वे कुछ काम आ सकें। भुवन ने कुछ विस्मय से भवें ऊंची की, लेकिन तुरंत संभल कर बोला, गुड फेलो, लाओ देखें। चंद्रमाधव उठकर भीतर गया तो गौरा ने घने उलाहने से भरी आंखें भुवन पर टिका दी और एकटक उसे देखती रही। वह चितवन भुवन तक पहुंची, पर उसने जानबूझकर उसे न देखकर सम स्वर से कहा, लो, तुम्हारा काम आसान हो गया। मेरा क्या, आपका कहिए। आपने क्यों? वाक्य अधूरा रह गया। चंद्रमाधव पुस्तक ले आया। भुवन ने पन्ने उलट पलट कर देखे और कहा, ठीक तो है। फिर पुस्तक गौरा को दे दी। गौरा ने अनिच्छुक भाव से उसे लिया, इधर उधर देखा,
फिर मानो कर्तव्य का ध्यान कर सधे शब्दों में कहा, आपके मित्र ने बहुत परिश्रम किया है, मैं उनकी बड़ी कृतज्ञ हूँ। फिर चंद्रमाधव की ओर मुड़कर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि मास्टर साहब की ओर से भी, जिनका कष्ट बचाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी। कहते कहते उसने कनखियों से भुवन की ओर देखा कि यह चोट ठीक बैठी है कि नहीं। चंद्रमाधव ने सफेद झूठ बोलते हुए कहा, नहीं मिस गौरा, मुझे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, मास्टर साहब की ओर से भी नहीं, क्योंकि ये नोट तो मेरे पहले के हैं। पिछले साल एक बार हमने अभिनय करने की सोची थी, तब स्टेज की दृष्टि से भी विचार किया था। भुवन ने भवें उठाकर स्थिर दृष्टि से चंद्रमाधव को देखा। एक बहुत दबी मुस्कान उसके ओठों की कोर में ही खो गई। फिर उसने गौरा की ओर मुड़कर कहा, लीजिए, मेरा एलिबाई पक्का है ना? मेरे लिए चंद्र ने वह नहीं किया, अपने ही लिए किया है। गौरा ने आंखें सकोचकर उसकी ओर क्षण भर देखा, मानो कहती हो, जाइए। फिर चंद्रमाधव से पूछा, तो आपने पोशाकों की बात भी सोची होगी? जरूर। अच्छा, हमारी ड्रेस रिहर्सल तक अगर आप यहाँ ठहरें तो एक बार आइएगा। फिर भुवन की ओर मुड़कर, मास्टर साहब, उस दिन आप इन्हें भी साथ लाइएगा, मैं कह दूंगी। यानी यह कि निर्देशन आप करेंगे, आपको रोज आना पड़ेगा। गौरा ने स्थिर दृष्टि से उसे देखा, फिर कहा, हाँ। भुवन हंस दिया। चंद्र ने कहा, मैं अधिक तो ठहर नहीं रहा, अभी एक आध दिन आ सकता हूँ, फिर पीछे मास्टर साहब निर्देशन करते ही रहेंगे। अच्छा देखिए, तय हो जाए। गौरा चली गई तो चंद्र ने कहा, अब बताओ, कॉस्ट्यूम का क्या होगा? भुवन ने कहा, तुम जानो, तुमने तो पहले से सोच रखा है न, पिछले साल से। मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली है। अब तो इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसा सौदा नहीं किया। मैं नहीं जानता, मैं तुम पर टाल दूंगा। दो एक दिन चंद्रमाधव कॉलेज जाकर गौरा और अन्य अभिनेताओं से मिलाया। इधर उधर की कई बातें उसने की। पोशाक का प्रश्न उठने पर उसने कहा कि उसने अपने नोट सब भुवन को दे दिए हैं, उनसे पूरा निर्देश मिल जाएगा। चंद्रमाधव को स्टेशन छोड़ने भुवन के साथ गौरा भी गई थी, उसकी दो एक और सहपाठिनियां भी। चंद्र ने कहा, गौरा जी, आपके नाटक के कोई फोटो लिए जाएं तो एक आध मुझे भी भेजिएगा, मुझे बहुत दिलचस्पी रहेगी। गौरा ने कहा, मास्टर साहब अगर खिंचवा देंगे तो होंगे, तब आप उन्हीं से मंगा भी लीजिएगा। चंद्र नहीं समझ सका इसमें केवल भुवन के प्रति सहज सम्मान है या भुवन को ही कोई अस्पष्ट उलाहना, या कि चंद्र के आत्मीयता प्रकाशन की ही परोक्ष अवहेलना। आपका परिचय मुझसे नहीं, भुवन से है, उन्हीं की मार्फत में। उसने कहा, विलायत से मैं पत्र लिखूं तो उत्तर देंगी ना? फिर गौरा के चेहरे को देखकर उसके कुछ उत्तर देने से पहले ही उसने जोड़ दिया, मेरे मित्र बहुत थोड़े हैं और भुवन मास्टर साहब तो शायद पत्र लिखना ही गवारा न करें, उनकी ओर से ही आप। गौरा ने कहा, अच्छा, मास्टर साहब को भी मैं कोंच दिया करूंगी, और हंस दी। थैंक यू। लेकिन भुवन को कोंचने के अवसर गौरा को अधिक न मिले। अगले सेशन में भुवन को रिसर्च के लिए एक वृत्ति मिल गई और वह बंगलोर चला गया। वहां 2 वर्ष में अपना प्रायोगिक काम पूरा करके उसने फिर नौकरी कर ली। थीसिस वह वहां से भी लिखकर भेज सकेगा, इसकी सुविधा उसे थी। 6 महीने का काम उसके लिए अपेक्षित था, उसके बाद थीसिस तो अगले वर्ष ही जाएगा, इसलिए काम कर लेना ही अच्छा है। गौरा से पत्र व्यवहार भी उसका बहुत अनियमित था। गौरा के पत्रों में भी उस हठीले उत्साह का स्थान एक गांभीर्य ले रहा था और भुवन तो यूं ही कम लिखता था। उसकी धारणा थी कि अच्छा पत्र व्यवहार कभी नियमित हो ही नहीं सकता। जीवन में जब तभी पत्र लिखे जाएं, तभी अच्छे होते हैं। चंद्रमाधव से गौरा का पत्र व्यवहार भी अनियमित चलता रहा। चंद्र उसे जब तक पुस्तकें या चित्र भेज देता, पत्र में ऐसे स्थलों के वर्णन भी जिनमें गौरा को दिलचस्पी हो सके। इंग्लैंड में शेक्सपियर के घर का, ताल प्रदेश का जहां वर्ड्सवर्थ और कोलरिज की काव्य प्रतिभा मुखरित हुई, फ्रांस के ह्यूगो के स्मारक का, नोत्रदाम का, लूव्र संग्रहालय का, जर्मनी में गैटे के घर का,
ओब्रामरगांव के ईसा के जीवन नाटक का। 2 अपने फोटो भी उसने भेजे थे, पहले अव्यक्त आशा में कि गौरा भी उसे अपना फोटो भेजेगी, फिर स्पष्ट प्रार्थना के साथ। गौरा ने अपना कोई फोटो नहीं भेजा था, पर 2-3 पत्रों के आग्रह के बाद ध्रुव स्वामिनी का एक ग्रुप भेज दिया था जिसमें अभिनेत्री समुदाय के साथ भुवन भी था। पत्रों में वह प्रायः भुवन के समाचार ही अधिक देती, अपने विषय में कम लिखती या लिखती तो कॉलेज की एक्टिविटीज का वर्णन कर देती। चंद्र के पत्रों में व्यक्तिगत अधिक होता, विदेशों में मिले लोगों और विशेषकर स्त्रियों की बातें होती और निरंतर वहाँ की स्वाधीनता और यहाँ के बंधनों की तुलना और उस पर एक आक्रोश का स्वर उसके पत्रों में पाया जाता। गौरा ने एक बार लिखा, स्वाधीनता केवल सामाजिक गुण नहीं है, वह एक दृष्टिकोण है, व्यक्ति के मानस की एक प्रवृत्ति है। हम कहते हैं कि समाज हमें स्वाधीनता नहीं देता, पर समाज दे कैसे? हम ही तो अपने दृष्टिकोण से समाज बनाते हैं। मैं अपने आप को बद्ध नहीं मानती हूँ और स्वाधीनता के लिए अपने मन को ट्रेन करती हूँ। सफलता की बात नहीं जानती, उतनी शक्ति मेरे भीतर होगी तो क्यों नहीं होंगी सफल? और मैं सोचती हूँ कि सब लोग यत्नपूर्वक अपने को स्वाधीनता के लिए ट्रेन करें तो शायद हमारा समाज भी स्वाधीन हो सके। चंद्र ने उत्तर में उसे बधाई देते हुए लिखा था, आप ऐसा मान सकती हैं और ट्रेनिंग की सुविधा पा सकती हैं, क्योंकि आपका जीवन संरक्षित है, उसे छत्र छाया मिली है। उनकी सोचिए, जो जीवन के अथाह सागर पर फेंक दिए जाते हैं एक खाली टीन के डिब्बे की तरह, क्या वे भी स्वाधीन हैं, अपने को ट्रेन कर सकते हैं? जीवन वैसा ही है और हम सब बह रहे हैं। खाली डिब्बा उबडूब करता है तो समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ और सागर पर सवार हूँ, पर कहाँ छोर है, कब वह जा लगेगा या कि राह में डूब जाएगा, क्या वह जानता है या उसके बारे में कुछ कर सकता है? नहीं गौरा जी, हमें जिसको जहाँ जितना थोड़ा सा सुख मिलता है उतना ही हमें आतुर और कृतज्ञ हाथों ले लेना चाहिए। उसी का नाम स्वाधीनता है, बाकी सब संघर्ष है, संघर्ष, अंतहीन आशाहीन संघर्ष। और गौरा ने, शायद हम अलग अलग दुनिया में रहते हैं, अलग अलग मुहावरे बोलते हैं। आपको यूरोप के समकालीन निराशावाद ने पकड़ लिया है ना? इस यूरोप के लिए आशा नहीं है, यह तो मरेगा ही। पर क्या एक दूसरा यूरोप नहीं उठेगा? नहीं, उबडूब करते डिब्बों का यूरोप नहीं, फिर एक स्वाधीन यूरोप, लेकिन जिसकी स्वाधीनता नए और दृढ़तर पायों पर टिकी हो। मैं तो समझती हूँ हम यहाँ हिंदुस्तान में भी न केवल अपनी वरन यूरोप की भी स्वाधीनता का उद्योग कर सकते हैं। हर कोई हर जगह सारे विश्व की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि अविभाजित और अविभाज्य स्वाधीनता ही स्वाधीनता है। जब तक वह नहीं तब तक स्वाधीनता होकर भी अधूरी और आरक्षित है। 2 ऐसे पत्रों के बाद चंद्रमाधव विषय को छोड़ देता था और फिर बिल्कुल व्यक्तिगत बातों पर आ जाता था। उसमें से फिर कोई साधारण सूत्र उठाकर गौरा दूर हट जाती थी। जो डूबने उतराने को मानता है वह डूबता उतराता है, जो स्वाधीनता के लिए साधना करता है वह यो यान तनुन भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलान श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। मैत्री, सख्य, प्रेम, इनका विकास धीरे धीरे होता है, ऐसा हम मानते हैं। प्रथम दर्शन से ही प्रेम की संभावना स्वीकार कर लेने से भी इसमें कोई अंतर नहीं आता, पर धीरे धीरे होता हुआ भी वह सम गति से बढ़ने वाला विकास नहीं होता। सीढ़ियों की तरह बढ़ने वाली उसकी गति होती है, क्रमशः नए उच्चतर स्तर पर पहुंचने वाली। कली का प्रस्फुटन उसकी ठीक उपमा नहीं है, जिसका क्रम विकास हम अनुक्षण देख सकें। धीरे धीरे रंग भरता है, पंखुड़ियां खिलती हैं, सौरभ संचित होता है और डोलती हवाएं रूप को निखार देती जाती हैं। ठीक उपमा शायद सांझ का आकाश है। एक क्षण सुना कि सहसा हम देखते हैं, अरे वह तारा। और जब तक हम चौंक कर सोचें कि यह हमने क्षण भर पहले क्यों न देखा, क्या तब नहीं था? तब तक इधर उधर, आगे ऊपर कितने ही तारे खिलाएं, तारे ही नहीं, राशि राशि नक्षत्र मंडल, धूमिल उल्काकुल, मुक्त प्रवाहिनी नप्पे स्विनियरे। आकाश सूना कहाँ है? यह तो भरा हुआ है रहस्यों से जो हमारे आगे उद्घाटित हैं। प्यार भी ऐसा ही है,
एक समुन्नत ढलान नहीं, परिचिति के आध्यात्मिक संस्पर्श के नए नए स्तरों का उन्मेष। उसकी गति तीव्र हो या मंद, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष, वांछित हो या वांछातीत। आकाश चंदोवा नहीं है कि चाहे तो तान दे, वह है तो है, और है तो तारों भरा है, नहीं है तो शून्य। शून्य ही है जो सब कुछ को धारण करता हुआ रिक्त बना रहता है। गौरा से भुवन का 14 वर्ष काया की 7-8 वर्ष का परिचय भी ऐसा ही था। इसे लंबे अंतराल के बाद जो नया परिचय हुआ था, वह पहले परिचय से बिल्कुल भिन्न स्तर पर था। दूसरे स्तर पर वह समगति से चल रहा था कि सहसा एक झोंके से वह एक स्तर और उठाया गहरे में चला गया। भुवन को कॉलेज की नौकरी करते 1 वर्ष हुआ था। थीसिस भी उसने भेज दिया था। वर्ष भर के अंदर उसे परिणाम की सूचना मिलेगी और जैसा कि उसे पूरा विश्वास है, अगर उसे डॉक्टर की उपाधि मिल जाएगी तो कॉलेज में उन्नति तो होगी ही, आगे काम की सुविधा भी मिलेगी, शायद विश्वविद्यालय में भी कुछ कर सके। एक स्थिरता उसके मानसिक जीवन में आ गई थी जो गतिहीनता नहीं थी, सधी हुई निर्दिष्ट गति की सूचक थी। गौरा ने बीए की परीक्षा दे दी थी, साथ ही संगीत की एक परीक्षा भी दी थी। भुवन ने उसे एक उत्साहवर्धक पत्र लिखा था और लिखा था कि वह आशा करता है कि गौरा अच्छी तरह पास होगी, क्योंकि वह चाहता है कि गौरा जो कुछ करे अच्छी तरह करे। पर साथ ही उसकी यह भी धारणा है कि गौरा में जो कलात्मक संवेदना है, उसकी अभिव्यक्ति और निष्पत्ति BAM.A की डिग्रियों में नहीं, रचनात्मक कर्म में है। अपनी प्रतिभा का उपयोग न करना, प्रस्फुटित होने का मार्ग न देना, उसे जीवनानंद की शोध में न लगाना निष्क्रिय आत्महन है, अंधकार को आत्मसमर्पण है। जबकि वह गौरा को हमेशा एक उजली और दौड़ती हुई धूप के रूप में ही देखता है, पहाड़ पर बदली में से फूटी हुई किरण जैसे धनखेतों पर लहराती दौड़ती चली जाती है, वैसी ही उसके पत्र के उत्तर में देर हुई थी। जब आया था, तब जो आया था उसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था। उसमें उसके पत्र की किसी बात का कोई उल्लेख नहीं था। बहुत छोटे पत्र में उतना ही लिखा था, भुवन दा, आप क्या 2-4 दिन के लिए भी नहीं आ सकते? मुझे आगे मार्ग नहीं दिखता है और मैं अंधेरे में डूबना नहीं चाहती। जल्दी आइए। आपकी गौरा। भुवन की समझ में कुछ भी न आया। उसे ध्यान आया, गौरा का परीक्षाफल निकल गया होगा। गौरा ने लिखा, क्यों नहीं, कहीं फेल तो नहीं हो गई? पर असंभव। उसने रजिस्ट्रार को जवाबी तार देकर परीक्षाफल मांगा। उसी रात उत्तर आ गया, प्रथम श्रेणी, दूसरा स्थान। हाँ, यही हो सकता था। फेल होने की कल्पना भी क्यों उसके मन में आई? पर बात क्या है? गौरा को वह क्या उत्तर दे? क्या चला जाए? लेकिन क्यों पहले जाने तो की बात क्या है? और तब सहसा आकाश में एक तारा फूट आया था। तो गौरा के विवाह का प्रश्न उठा है। आखिर उठा ही, और वह आगे मार्ग नहीं देख पा रही है। और भुवन, हाँ, भुवन उसे जानता है, बहुत निकट से जानता है। आज अगर गौरा जीवन के इतने बड़े निर्णय के सामने उसकी राय पूछ रही है और उसी पर चल पड़ेगी, इतना बड़ा दायित्व उस पर थोप रही है, तो क्यों? क्योंकि उसने पहले देखा है जो भुवन को पहले देखना चाहिए था, कि भुवन उसे, उसकी संभावनाओं को उससे भी अच्छी तरह पहचानता है। और आकाश तारों से भर गया था। भुवन तटस्थ है, पर गौरा के भविष्य में उसे गहरी दिलचस्पी है। वह क्या करती है या नहीं करती है, उसका क्या होता है, यह भुवन के लिए अत्यंत महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी भूतपूर्व शिष्या है। नहीं, यद्यपि हाँ, वह भी उस नाते वह किसी हद तक उसके भविष्य का उत्तरदायी है, पर मुख्यतया इसलिए कि वह कुछ है जो जीवन से भुवन ने पाया है और जिसके सहारे उसने स्वयं अपने को अधिक पाया है। सहसा उसका अंतर गौरा के प्रति स्नेह ही नहीं, एक अद्भुत कृतज्ञता से द्रवित हो आया। अच्छा अध्यापन वही है जिसमें अध्यापक भी सीखता जाए। इतना ही नहीं, वह स्थायी संबंध है जिसका आलोक भविष्य में भी दोनों का मार्ग उज्ज्वल करता है। भुवन ने गौरा को लिखा, गौरा, तुम्हारा पत्र मिला है। तुम्हारे स्नेह का दावा मुझ पर सदैव रहा है, पर इतनी दूर से तुम सहसा बिना कारण बताए बुला भेजोगी,
यह नहीं सोचा था। मेरे पत्र की किसी बात का उत्तर तुमने नहीं दिया और परीक्षाफल तक नहीं सूचित किया। क्या मैंने कभी कल्पना की थी कि तुम्हारा परीक्षाफल रजिस्ट्रार को तार देकर मंगाना पड़ेगा? पर तुम्हारे कारण न देने से ही शायद मैं कारण का ठीक ठीक अनुमान लगा सका हूँ। और तुम्हारे मौन से मुझे आलोक मिला है, शक्ति मिली है, जिसके सहारे मैं दो एक बातें लिखने बैठ गया हूँ जो कदाचित तुम्हारे कुछ काम आवे। गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन करे, यह मैं सदा से गलत मानता आया हूँ, तुम जानती हो। दिशा निर्देशन भीतर का आलोक ही कर सकता है, वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी सब गुलामी है। दूसरे यही कर सकते हैं कि उस आलोक को अधिक द्युतिमान बनाने में भरसक सहायता दें। वही मैंने जब तब करना चाहा है और उस प्रयत्न में स्वयं भी आलोक पा सका हूँ, यह मैं कह ही चुका। तुम्हारे भीतर स्वयं तीव्र संवेदना के साथ मानो एक बोध भी रहा है जो नीति का मूल है। तुम्हें मैं क्या निर्देश देता? अभी किस प्रश्न को लेकर तुम चिंतित हो, यह शायद मैं समझ सका हूँ, पर उस प्रश्न में सहसा इतनी चिंतित तात्कालिकता क्यों आ गई कि तुमने मुझे बुला भेजा? यह तुम्हारी ओर से किसी सूचना की अनुपस्थिति में कैसे जानूं? यह प्रश्न आगे पीछे उठता ही मैं समझता हूँ कि परीक्षाफल के साथ साथ ही भविष्य निर्णय का प्रश्न तुम्हारे माता पिता के सामने उठा होगा। यह भी हो सकता है कि उन्होंने पहले से कुछ सोच रखा हो, चाहे कह भी रखा हो, और अब जब उनकी समझ में तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई और वय भी हो गई, तब तुम्हें पूछा या बताया हो। उन पर मेरी श्रद्धा है और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा अहित उनसे नहीं होगा। इतना ही नहीं, मैं यह भी समझता हूँ कि तुम्हारे हिताहित के विषय में तुम्हारी धारणा को वे अमान्य नहीं करेंगे, उससे क्लेश होगा तब भी नहीं। एक बार तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था, संतान को पढ़ा लिखा कर फिर अपनी इच्छा पर चलाना चाहने का मतलब है स्वयं अपनी दी हुई शिक्षा दीक्षा को अमान्य करना, अपने को अमान्य करना। क्योंकि 20 बरस में माँ बाप संतान को स्वतंत्र विचार करना भी न सिखा सके तो उन्होंने क्या सिखाया? जो व्यक्ति ऐसी बात मान सकता है, उसके विचार परिपाटी के बुनियादी मान ठीक है, और मुझे विश्वास है कि वह चाहे वचनबद्ध भी हो चुके हों, जो मेरी समझ में न हुए होंगे, उनसे साफ साफ बात करना शुभ परिणाम देगा। पर यह बाहर की बात है। तुम्हारे भीतर यहाँ कुछ कहते दोहरा संकोच होता है, फिर भी कुछ कहूँगा ही। हाँ, इसे तुम मेरा मत ही समझो, वह भी पूर्वग्रह दूषित मत, उससे अधिक कुछ नहीं। आगे पीछे इस प्रश्न का सामना करना ही होता है, और जहाँ तक मेरे सिद्धांत का प्रश्न है, मैं मानता हूँ कि जब तक कोई स्पष्टता मनोवैज्ञानिक केस न हो, विवाह सहज धर्म है और है व्यक्ति की प्रगति और उत्तम अभिव्यक्ति की एक स्वाभाविक सीढ़ी। लेकिन सिद्धांत के प्रतिपादन से ही प्रश्न का उत्तर नहीं हो जाता। व्यक्तित्व के प्रश्न के आगे व्यक्ति का जो प्रश्न है वह बना रहता है। उसके विषय में यह कह सकता हूँ कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे इकाई से बाहर प्रसरित करने का प्रश्न नहीं उठता। वह प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना और विकास के मार्ग न हो। और प्रश्न उठने के बाद फिर व्यक्ति विशेष की खोज होती है। उसमें जोखिम अनिवार्य है, पर आंतरिक आलोक कुछ भी काम नहीं देता, यह कैसे माना जाए? जोखिम भी कौन सा उठाने लायक है, कौन सा नहीं, इसके निर्णय में अंतःकरण का साक्ष्य अवश्य सहायक होता है। राह चलना हो तो हर मोड़, हर चौराहे पर राही को जोखिम उठाना होता है, और वह उठाता है। उस समय आंखें बंद करके दूसरे के निर्देश पर अपने को नहीं छोड़ देता। और गार्हस्थ्य एक लंबी यात्रा है, बल्कि पथयात्रा नहीं, सागर यात्रा, जिसमें मोड़ चौराहे पर नहीं, क्षण क्षण पर संकल्प पूर्वक जोखिम का वर्ण करना होता है, और कोई लीकें आंकी हुई नहीं मिलती। नक्शे और कंपास और अंततोगत्वा अपनी बुद्धि और अपने साहस के सहारे चलना होता है। तुम्हें जो राह दिखती है उस पर चलो गौरा, धैर्य के साथ, साहस के साथ। और हाँ, जो तुमसे सहमत नहीं है उनके प्रति उदारता के साथ, जो बाधक है उनके प्रति करुणा के साथ। और राह पर जब ऐसा साथी मिलेगा जिसका साथ तुम्हें प्रीतिकर, वांछनीय, कल्याणप्रद लगे, तब किसी की बात न सुनना, जान लेना कि अब स्वतंत्र रूप से जोखिम वरने का समय आ गया। यही मैं मानता हूँ।
स्वयं उस आदर्श को नहीं पाता वह दूसरी बात है, पर वह ठीक है, इसके बारे में मुझे जरा भी संशय नहीं है। और अभी क्या लिखूं? तुम क्या करती हो, क्या करोगी? लिखना। अब भी अगर बुलाओगी तो आ जाऊंगा। यूं छुट्टियों से तत्काल पहले छुट्टी मिलना कठिन होता है, पर आना हो तो एकदम छुट्टियों में ही आने से काम न चलेगा। तुम्हारा भुवन दा। गौरा के दूसरे पत्र से भुवन ने जाना कि बात विवाह की ही थी। प्रस्तावित लड़का गौरा के कॉलेज में पढ़ता रहा था, उससे 3-4 वर्ष आगे। उसके पिता की ओर से बात पहले उठाई गई थी जब गौरा ने इंटर पास किया था। लड़का तब विदेश में था। गौरा के माता पिता ने तब इसी आधार पर टाल दिया था कि लड़का तो विदेश में है, पर माँ यही मानती थी कि वे लगभग वचनबद्ध हैं। लड़का जाड़ों में लौट आया था इंजीनियर बनकर। तब से बात चल रही थी और गौरा की परीक्षा के बाद ही प्रबल होकर उठी। यूं लड़के वाले राजी थे कि गौरा आगे भी पढ़ना चाहे तो पढ़े, पर पक्की बात वे तुरंत चाहते थे, और विवाह भी इसी वर्ष नहीं तो अगले वर्ष। लड़के को गौरा ने देखा अवश्य था, पर उसकी बहुत हल्की सी स्मृति ही उसे थी, और यह कहने का कोई कारण नहीं था कि उनमें कोई विशेष अनुकूलता है। विवाह की बात लड़के की इच्छा पर ही उठी थी, पर एक बीए के विद्यार्थी का एक फर्स्ट ईयर की लड़की के प्रति आकर्षण अपने आप में कोई महत्व नहीं रखता। गौरा ने यह भी लिखा था कि भुवन के पत्र से उसे बहुत सहारा मिला और आगे का मार्ग कुछ कुछ उसे दिखता भी है। माँ की अनशन की धमकी स्वयं एक महत्वपूर्ण तथ्य है। पिता तो दुखी पर चुप हैं, किंतु माँ का कहना है कि उन दोनों के जीवन का दारोमदार इसी पर है। गौरा इसे स्पष्ट अन्याय समझती है, पर क्या माता पिता की इच्छा पर अपने को उत्सर्ग कर देना भी एक रास्ता नहीं है? सारी परंपरा तो इसी का समर्थन करती है कि यही रास्ता है, और ऐसे आत्मबलिदान में सुख भी होता है यदि वह कल्याण की भावना से किया जाए, खींचकर आत्मधन की भावना से नहीं। यही सब वह सोचती है, और अंततोगत्वा निर्णय उसके माता पिता का नहीं, उसी का है। वह जो कुछ भी करे, परिणामों के लिए उत्तरदायी वही होगी। शीघ्र ही वह कुछ तय कर लेगी, और बिल्कुल नहीं ही कर सकी तो फिर भुवन दा को बुला भेजेगी। छुट्टी वह न ले, अवकाश आरंभ होते ही आ जावे, और तब तक वह बात टाल लेगी। भुवन ने फिर एक छोटा सा पत्र उसे लिखा। गौरा, तुम्हारे पत्र से पूरी बात मालूम हुई। नया मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा, पूरे विश्वास के साथ कि जो भी तुम करोगी भूल नहीं करोगी। आत्मबलिदान की बात हमारी पीढ़ी की हर युवती सोचती है। युवती ही क्यों, युवक भी। बलिदान ही हो तो कोई दूसरा क्या कह सकता है। अपनी जिंदगी लुटाने का हक हर किसी को है, और ऐसे मौके भी हो सकते हैं जब अन्याय को चुनौती देने का कोई दूसरा उपाय ही न रहे। यह मैं समझता हूँ। जानते हो, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। हाँ दस्यु, और तुम जानते हो मैं जान गवाकर तुम्हारी अवहेलना कर सकता हूँ। यह उत्तर कायर का नहीं, साहसी का है। पर आत्मबलिदान आत्म प्रवंचना नहीं है। यह खूब अच्छी तरह पड़ताल करके देख लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि इस मामले में हमारे सब युवक युवतियां सतर्क रहती हैं। इस तरह का झुकना बलिदान नहीं, पलायन है। कटु निर्णय से, स्वाधीनता के जोखिम से पलायन। स्वाधीनता साहस मांगती है, दुस्साहस भी मांग सकती है। स्वाधीनता साहसी का धर्म है, हमारा संस्कार है। हाँ, पर श्रवण कुमार का जो आदर्श है वही जरासी चूक पर हमारी सारी पीढ़ी की पराजय और क्लीवता का बड़ा अच्छा प्रतीक भी है। कंधे पर लदी हुई बहंगी पितृभक्ति का, आदर्श प्रायणता का, आत्मबलिदान का प्रतीक नहीं, जड़ पूजा का, आत्म प्रवंचना का, स्वाधीन जीवन की अपात्रता का प्रतीक है। श्रवण के लिए वह क्या था, इसका निर्णय करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मेरी पीढ़ी के लिए वह क्या है यह मैं ठीक जानता हूँ। तुम पर मुझे आस्था है। आत्मबलिदान करती हो तो मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम लो। सच्चा बलिदान भी स्वाधीन व्यक्ति का कर्म है। पत्र दोगी? मैं देखो कितने तपाक से पत्र लिख रहा हूँ। तुम्हारा भुवन।
इसका उत्तर उसे बहुत दिनों तक नहीं मिला। पहले कुछ दिन उसने प्रतीक्षा की, फिर मान लिया कि गौरा ने विवाह की स्वीकृति दे दी है, और दे दी है तो भुवन को और लिखने को अभी क्या होगा। 2-4 मास बाद या क्या जाने, विवाह के बाद ही वह लिखेगी। अवकाश आरंभ हो गया। उसने सामान तैयार किया कि अगर गौरा बुलाएगी तो वहाँ, नहीं तो कुछ दिन के लिए पहाड़ वहाड़ कहीं चला जाएगा। पर 4-6 दिन ऐसे भी बीत गए। सहसा एक दिन मद्रास में गौरा का पत्र आया। भुवनदा, मैंने एक साथ कई निश्चय कर लिए। वह बात समाप्त हो गई है। माँ बहुत रोईं धोई, पर मान लेंगी ऐसा विश्वास है। पिता ने भी यही कहा। बोले, बेटी, हम दोनों तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, यह विश्वास न खोना। तुम्हारी माता समझ जाएगी और हमारा पूरा विश्वास तुम पर बना है, यह मैं तुम्हें कहता हूँ, और कुछ उनसे कहते नहीं बना। कहते तो शायद मैं न सह सकती। दूसरा निश्चय, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर रही, संगीत के लिए आई हूँ। 1 वर्ष यहाँ और 1 वर्ष मैसूर में रहूंगी। इतनी दूर स्पष्ट दिखता है, और इसमें इतना काम है कि आगे देखना अभी जरूरी नहीं जान पड़ता। यूं यह भी लगता है कि असल चुनाव मैंने कर लिया है, आगे इतनी कड़ी परीक्षा अब न होगी। भुवनदा, पलायन इधर भी हो सकता है, उधर भी। बिना मन के भीतर घुसे केवल कर्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। आपने एक बार कहा था, आत्मा के नक्शे नहीं होते कि हम चट से फैसला दे दें। इस सीमांत के इधर स्वदेश, उधर विदेश, इधर पुण्य उधर पाप। आत्मा के प्रदेश में सीमांत हर क्षण, हर सांस के साथ बदल सकता है, क्योंकि हर क्षण एक सीमांत है। वह बात आज समझ रही हूँ। जीवन एक बार का वर्ण नहीं है, वह अनंत वर्ण है। प्रत्येक क्षण हम स्वीकार और परिहार करते चलते हैं। भुवनदा, मैं भाग कर नहीं आई, माँ के दुहक से भी नहीं। सामने काम है, और बड़ा अर्जेंट, बड़ा जरूरी काम। इसी झंझट में मैंने इतनी देर कर दी, पर आप जरूर मेरी बात ठीक ठीक समझेंगे, और तब आपको यह देर भी अच्छी लगेगी। आपकी कृतज्ञ, गौरा। पुनश्च अब मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। अवकाश आप कहाँ बिताएंगे? कहीं पहाड़ चले जाइए। पिताजी मसूरी जाएंगे, वहीं आप जाएं तो उनसे मिलिएगा, आपसे मिलकर उन्हें तसल्ली होगी। गौरा। उसी डाक में बंगलौर से पत्र आया कि उसका थीसिस स्वीकृत हुआ है और डॉक्टरेट प्रदान करने का अनुमोदन किया गया है। अगले कन्वोकेशन में उसे डिग्री मिल जाएगी। दक्षिण में ही गौरा ने पहले पहल समझा कि कलाकार कैसे देशकाल के बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी लगन, कोई भी गहरी साधना व्यक्ति को इन बंधनों से परे ले जाती है। देह का अपना धर्म है, उससे तो मुक्ति नहीं मिलती, पर आत्मा की बात न करें, क्योंकि उसके साथ तो अजरमर होने की प्रतिज्ञा ही है। मन भी जरामुक्त, चिर युवा रह जाता है। एक दिन साधक सहसा पाता है कि अरे, यह देह तो बूढ़ी हो गई, जबकि भीतर का जीव ज्यों का त्यों है, बल्कि अधिक स्फूर्तियुक्त, अधिक समर्थ। तब अगर वह मन को देह पर छोड़ देता है, तभी मन भी जरा का अनुगत हो जाता है, नहीं तो अंत तक देह के विघटन विलयन तक भी वह वैसा ही अछूता चला जाएगा, ऐसा गौरा को लगता है। पढ़ाई के साथ साथ भी वह संगीत साधना करती रही थी, पर वहाँ वह गौण थी, अपने को उसमें बहा नहीं दिया जा सकता था, समर्पण नहीं हो सकता था, और साधना शर्तबंद नहीं होती, वह आंशिक नहीं होती, या होती है या नहीं होती। और अब यूं संपूर्ण साधक कम ही होते हैं, अधिकतर या तो सब समय अधूरा समर्पण या कुछ समय पूरा समर्पण दे सकते हैं। सब समय पूरा समर्पण तो पागलपन है, जो देवत्व का समकक्षी है, वह तो दुर्लभ है। गौरा जानती है कि वह वैसी संपूर्ण साधिका, बल्कि वैसी संपूर्णता हो तो साधिका क्यों सिद्ध नहीं है, और भीतर यह भी अनुभव करती है कि वैसी वह होना भी नहीं चाहती। पर जितनी साधना या जितना शोध, जितनी तपश्चर्या उसे करनी है, वह संपूर्ण हो, यह वह चाहती है, और इसके लिए कृत संकल्प है। उसने पाया कि संगीत के अध्ययन के साथ संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है, वह भी उसने आरंभ कर दिया। फिर उसी से संबद्ध संस्कृत काव्यों का अध्ययन,
इसमें उसने पाया कि संगीत अकेला नहीं खड़ा होता, उसे वास्तव में स्वायत्त करने के लिए थोड़ा इधर उधर भी बढ़ना आवश्यक है। नाट्यशास्त्र तक पहुँचते न पहुँचते उसने जान लिया कि 2 वर्ष तो क्या होते हैं, उसे 20 वर्ष भी थोड़े हैं। पर व्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें वह मान ही लेना चाहती है। संपूर्ण साधक उन्हें अमान्य भी कर सकता, वह जानती है। और वैसी लगन के लिए जो कठोरता और एक विशेष प्रकार की आत्मपरता चाहिए, उसे वह निरी स्वार्थपरता नहीं कहेगी। पर उसे अभी वह इष्ट नहीं है, वह इन मर्यादाओं को स्वीकार ही कर लेगी। 2 वर्ष पूरे करके कहीं काम करना होगा, पितामाता पर निर्भर करना अब उचित न होगा और काम के साथ साथ ही संगीत साधना आगे चलानी होगी। बीच बीच में वह भुवन को पत्र लिखती, उसमें अपना उत्साह, अपनी चिंताएं, अपने संकल्प सभी व्यक्त करती। पर भुवन के पत्र फिर विरले हो गए थे। एक बार उसने लिखा कि तुम्हारी लगन से मुझे अपनी चूक का ध्यान हो आता है। साधना से समझौता मैंने भी किया है, क्योंकि नौकरी मैं भी करता हूँ, पर समझौते में जितना अपनी साधना को देना चाहिए वह तो कम से कम निरालस निर्बंध भाव से देना चाहिए। गौरा इस पत्र से मुदित भी हुई, पर उसके बाद उसने अपने पत्र भी विरल कर दिए। महीने में एक पत्र से अधिक वह न लिखती, कभी 2 महीने भी हो जाते। भुवन बंगलौर आएगा, शायद तब भेंट होगी, यह आशा उसके मन थी, पर उसने व्यक्त न की। भुवन नहीं आया और निराशा भी व्यक्त करने का कोई प्रश्न न उठा। परीक्षाफल निकलने के तुरंत बाद उसे चंद्रमाधव का बधाई का पत्र मिला था। उसने उत्तर तत्काल नहीं दिया था, तब वह अशांत थी। मद्रास आने पर उत्तर देने से पहले चंद्र का एक और लंबा पत्र उसे मिला। चंद्र ने लखनऊ में अपने नए कार्य की बात लिखी थी और उसके पिछले पत्र का, जो 1 वर्ष से अधिक पूर्व उसके भारत लौटने से पहले गौरा ने उसे लिखा था, हवाला देते हुए कहा था कि यूरोप का निराशावाद शीघ्र ही सारी दुनिया पर छा जाएगा। एक महान विस्फोट आ रहा है गौरा जी, और उसकी लपटें भारत को अछूता न छोड़ जाएंगी। स्वाधीनता का आंदोलन है, ठीक है, लेकिन उस लपट का धुआं व्यक्ति के स्वातंत्र्य का दम घोट जाएगा। उबडूब की ही स्वाधीनता रह जाएगी बस। देखें आपका आशावाद क्या करता है। तब अनंतर और कई बातों के बाद लिखा था, सुना था कि आपके विवाह का निश्चय हुआ था, फिर सुना कि बात टूट गई। यह भी सुना कि मास्टर साहब के परामर्श से। आप इसे मेरी अंधिकार चर्चा न समझें गौरा जी, स्वाधीनता का मैं खूब सम्मान करता हूँ और यूरोप से लौटकर मुक्त रहने का महत्व और भी समझने लगा हूँ, पर भुवन जैसे विज्ञान के नशेबाज की बात को जरूरत से ज्यादा अहमियत भी दे दी जा सकती है। वह तो उबडूब भी नहीं है, डूब ही डूब है, और उस सागर से उबरना नहीं होता। यूँ आपके सामने निश्चय ही स्पष्ट कर्तव्यपथ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पत्र ने गौरा के पहले पत्र का उत्तर न देने का संकोच मिटा दिया था और उसने 2 महीने तक कोई पत्र नहीं लिखा था। फिर जब लिखा था तब क्षमायाचना करते हुए यह भी लिख दिया था कि दूसरे पत्र से वह विरक्त हो गई थी। आप जो सुनते हैं सुन सकते हैं, पर हर सुनी बात की पड़ताल आवश्यक नहीं होती। और मास्टर साहब के बारे में आपने जो लिखा है उसमें मैं पूर्ण सहमत हूँ, पर आप उससे जो परिणाम निकालते हैं उससे नहीं। वह विज्ञान में डूबे हैं, ठीक है, उसे आप नशा भी कह लीजिए, पर इसलिए वह राय नहीं दे सकते, यह मैं नहीं मानती। यूँ वह राय कभी देते ही नहीं, पर जब देंगे तब वह अधिक सम्मान्य होगी, क्योंकि वह अनासक्त होगी, ऐसा मैं जानती हूँ। जिसे आप नशेबाज कहते हैं और मैं आप अनुमति दिन साधक कहूंगी, वह अपने नशे से इतर बातों में बिल्कुल असंपृक्त होता है, यही उसकी शक्ति है। आप कहते हैं कि वह इसलिए अविश्वास्य है, मैं कहती हूँ कि इसीलिए वह विश्वास्य है, क्योंकि विश्वास दोनों ही उसे नहीं छूते। पर अपने भविष्य निर्णय के बारे में मेरा कोई मत ही नहीं था, ऐसा आपने क्यों मान लिया? क्या यूरोप के निराशावाद में यह उदासीनता भी शामिल है? चंद्रमाधव ने तुरंत क्षमायाचना कर ली थी। आपको क्लेश पहुंचाना या आपकी या भुवन जी की अवहेलना करना मुझे बिल्कुल अभीष्ट न था। आपकी शुभाशंसा से ही मैंने यह सब लिखा था, वापस लेता हूँ। आपके पत्र से स्पष्ट विदित होता है कि आप में प्रबल संकल्प शक्ति है और आपको आपके मनोनीत पद से कोई नहीं हटा सकता।
मैं इस पत्र से आश्वस्त ही नहीं, बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ। आगे चलकर उसने पूछा था कि गौरा दक्षिण में क्या कर रही है और क्या विश्व की इस संकटापन्न अवस्थिति में उसे संगीत की साधना पर्याप्त जान पड़ती है। गौरा ने उसकी क्षमायाचना शिष्ट ढंग से स्वीकार कर ली। संगीत के बारे में उसने लिखा, मैंने पहले भी एक बार लिखा था कि हम लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, हमारा मुहावरा अलग है। फिर भी कहूँ कि मेरी समझ में तो एक विश्व संकट यह भी है कि साधना आज इतनी नगण्य हो गई है कि हमारा साध्य जीवन का आनंद न रहकर जीवन की सुविधाएं रह गया है, यानी जीवन की हमारी परिभाषा ही बदल गई है। वह जीवन का नहीं, जीवन की क्रियाओं का नाम हो गया है। इसलिए आज हम जीवन के शोध की नहीं, जीवन की दौड़ की बात कहने लगे हैं। जीवन का बाह्यीकरण करते करते हमने उसका बहिष्कार ही कर दिया है। आप यह बात नहीं समझेंगे क्योंकि आप दूसरी तरफ हैं, आप दौड़ में हैं। गणित की भाषा में कहूँ जो शायद हमारे आपके मुहावरे के अदबीच आ सके तो कहूंगी कि दौड़ का अर्थ है देशकाल, जबकि शोध का अर्थ देशकाल। आप विभाजन फल मांगते हैं, मैं या कह ही लेने दीजिए अपने समूचे वर्ग की ओर से, हम गुणनफल के अन्वेषी हैं। आपकी मांग का अंतिम परिणाम है न कुछ, यानी कुछ इतना स्वल्प की नगण्य। हमारी साधना का अंत है सब कुछ, कुछ इतना विशाल कि आप भी उसमें समा जाएं। यह अहंकारोक्ति लगती है न, पर है नहीं। मैं न कुछ होकर ही सब कुछ की शोध में हूँ। अहंकार इस तरफ नहीं हो सकता। अहंकार तो सबसे बड़ा विभाजक है। सितंबर 1939 यूरोप में युद्ध आरंभ हो गया तो चंद्रमाधव और गौरा में और 2-1 पत्रों का विनिमय हुआ, और तब भुवन का भी एक पत्र गौरा को मिला। भुवन के पत्र में गहरी वेदना थी। विज्ञान की एफिशिएंसी स्वयं साध्य बनकर मानव को कहाँ ले जाती है, युद्ध की घोषणा में इसका भीषण परिणाम उसे दिख रहा था। पुराने जमाने में जब वैज्ञानिक और नीतिज्ञ एक ही था, तब विज्ञान नीति को पुष्ट करता था, और विज्ञान के विकास का इतिहास पहले एक पुष्ट नैतिकता का ही इतिहास रहा। नैतिकता ने किसी दैवी अलौकिक प्रतिमान पर आधारित एक अंधविश्वास या तर्कातीत श्रद्धा से हटकर एक बुद्धिसंगत, लौकिक, मानववादी नैतिक बोध का रूप लिया। यहाँ तक वैज्ञानिक सब नीतिज्ञ नहीं तो नैतिक अवश्य थे, और यहाँ तक विज्ञान का रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के लिए गौरव का विषय है। मध्ययुग में बुद्धि की महानिशा में वैज्ञानिक संतों ने ही ज्ञान के टिमटिमाते आलोक को अपनी गुदड़ी के भीतर छिपाकर उसकी रक्षा की। पर किस लिए? कि औद्योगिक क्रांति के साथ वह सुविधा का गुलाम बनकर एक के बाद एक विभ्राट उत्पन्न करता चले। क्या यही मानव का भविष्य है? क्योंकि यह उसकी श्रेष्ठ उपलब्धि विज्ञान का भविष्य है। वह यह नहीं मान सकता, पर निस्संदेह यह विज्ञान का सूक्ष्मकाल तो है ही, और उसके साथ नैतिकता का भी क्राइसिस है, संस्कृति का भी, क्योंकि विज्ञान का क्राइसिस वैज्ञानिक नैतिकता और वैज्ञानिक संस्कृति का भी क्राइसिस है। इससे यह सीखना होगा कि नीति से अलग विज्ञान बिना सवार का घोड़ा है या बिना चालक का इंजन, वह विनाश ही कर सकता है। और संस्कृति से अलग विज्ञान केवल सुविधाओं और सहूलियतों का संचय है, और वह संचय भी एक को वंचित करके दूसरे के हक में, और इस अंबार के नीचे मानव की आत्मा कुचली जाती है, उसकी नैतिकता भी कुचली जाती है। वह एक सुविधावादी पशु हो जाता है। और यह केवल युद्ध की बात नहीं है। सुविधा पर आश्रित जो वाद आजकल चलते हैं वे भी वैज्ञानिक इसी अर्थ में हैं कि वे नीति निरपेक्ष हैं, मानव का नहीं। मानवपशु का संगठन ही उनका इष्ट है। कोई भी नीति निरपेक्ष व्यवस्था अनिवार्यतः सर्वसत्तावादी व्यवस्था होगी, क्योंकि नीति को छोड़ देने के बाद दूसरा प्रतिमान सत्ता का रह जाता है। मेरे लिए यही इस युद्ध का सबक है। यह युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है सहसा नहीं कह दिया जा सकता, ठीक स्वाधीनता के लिए ही है। यह कह देना भोलापन होगा, क्योंकि स्वाधीनता के साथ कितने इतर स्वार्थ भी तो मिले हुए हैं। पर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस युद्ध से आरंभ करके हमें संस्कृति के उन मानों के लिए संघर्ष करना है जिनको स्वयं हमारी इस संस्कृति ने ही नष्ट कर दिया या जोखिम में डाल दिया। हमें केवल युद्ध नहीं जीतना है, हमें शांति भी नहीं जीतनी है। हमें संस्कृति जीतनी है, विज्ञान जीतना है, नीति जीतनी है। हमें मानव की स्वाधीनता और प्रतिष्ठा जीतनी है।
क्या इस युद्ध का सबक हमें वैसे वैज्ञानिक देगा जो विज्ञान को नीति से नहीं, नीति के लिए मुक्त रखेंगे? हमें आशा नहीं खोनी होगी। चंद्रमाधव के पत्र में निराशा भी थी और कुछ गर्व का भाव भी कि उसकी दुर्वाणी सच निकली। यह संस्कृति का अंतिम युद्ध है, क्योंकि जिसे हम संस्कृति कहते हैं वह एक सड़ा हुआ चौखटा है, और उसमें जो जीव बंद है वह जीव इसीलिए है कि वह पशु है। अगर पशु न होकर तथाकथित संस्कृत मानव होता तो वह भी मर गया होता, जैसे कि सर्वत्र संस्कृत मानव मर गया है। इस युद्ध में से एक नई बर्बरता निकलेगी और सारी दुनिया पर राज्य करेगी। मैं कहता हूँ, आने दो उस बर्बरता को। जिस तल पर हम हैं, उस तल से ऊंचे की व्यवस्था स्वयं एक अभिशाप है, क्योंकि उससे हमारा संपर्क हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी धोखा है, गिनतियों का राज बनिए का राज है। आगे चलकर फिर उसने प्रश्न उठाया था, क्या आप अब भी मानती हैं कि कलाओं का और संगीत का कोई आत्यंतिक मूल्य है, इस जीवन में कोई स्थान है शायद युद्ध के कार्यों को आगे बढ़ाने में वे सहायक हो सकती हैं। कला यानी पोस्टर, संगीत यानी फौजी बैंड, और साहित्य यानी पैम्फलेट, पर्चे, अखबारनवीसी, रिपोर्टाज का नया माध्यम जो न पूरा तथ्य है न पूरी कल्पना, क्योंकि तथ्य और कल्पना का अंतर उस परंपरा का अवशिष्ट है जिसमें सनातन सत्य कुछ होता था और उसका शोध होता था। अब तथ्य ही तथ्य है। सत्य केवल तथ्य का वह रूप है जिसे आप हम देखते या जानते या भापते हैं, यानी तथ्य हमारी कल्पना या हमारा पूर्वग्रह। सत्य अगर पूर्वग्रहयुक्त तथ्य है तो रिपोर्टाज रेष्ट साहित्य है। सीधी बात है, कैसी उथल पुथल है। जो कुछ था जैसे उसके नीचे से धरती खिसकी जा रही है। हमारे इस बेपिंदी के जगत को देखकर एक बार अट्टहास करने को जी होता है। हा 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 हा। गौरा ने पहले उत्तेजित होकर उत्तर लिखना चाहा, थोड़ा सा लिखा था फिर फाड़ दिया। क्या उत्तर हो सकता है इसका? भुवन को उसने लिखा, भुवन दा, आपके पत्र कभी कभी आते हैं, पर जब भी आते हैं तो मैं अपने को आपके समानांतर चलता पाती हूँ। इस पत्र में जो व्यथा है उसे मैं ठीक ठीक पकड़ सकती हूँ। यह कैसे कहूँ, मैं बहुत छोटी और क्षुद्र हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आपके साथ साथ चल सकूं। मानव की स्वाधीनता और प्रतिष्ठा का मूल्य कुछ कुछ मैंने भी समझा है आपकी सीख से। मेरा क्षेत्र, यद्यपि उसे मेरा कहना कितनी बड़ी स्पर्धा है मेरी, आपके क्षेत्र से दूर है, पर उसमें भी मेरी थोड़ी सी शक्ति के लिए कुछ करने को है। इस संकट में हम हार जाएंगे मैं नहीं मानती, और मुझे लगता है कि यह न मानना भी स्वयं एक मोर्चा है, क्योंकि मानवनीयति में विश्वास खोना मानव की प्रतिष्ठा की लड़ाई हार जाना है। भुवनदा, आप बड़े हैं। मैं जैसे राम जी की सेवा में गई गिलहरी से अधिक कुछ नहीं हूँ, पर आपके आदेश से कुछ भी कर सकूँ तो अपना गौरव मानूंगी। फिर सहसा विषय बदलकर उसने मैसूर की अपनी संगीत शिक्षा की कुछ बातें लिखी थी और अंत में लिखा था कि आगामी गर्मियों में वह लौट जाएगी। यही उसने कुछ दिन बाद चंद्रमाधव को भी लिख दिया। 26 जून 1940 को सवेरे जब गौरा दिल्ली पहुंची, तब रेडियो से घोषणा हो रही थी कि फ्रांस की लड़ाई समाप्त हो गई। सारा फ्रांस जर्मनी का अधिकृत हो गया। गौरा ने सोचा था कि वह दिल्ली पहुंचते ही भुवन को सूचना देगी कि वह वहां है और भुवन आकर मिल जाए, पर आने के बाद वह पत्र नहीं लिख सकी। उसके अनेक कारण हुए। यह दूसरी बात है कि भुवन ने न पत्र लिखने की उसकी इच्छा जानी, न पत्र न लिखने के कारण। चंद्रमाधव को उसने लिखा, प्रिय श्री चंद्रमाधव, आपके दोनों पत्र मिल गए। भुवन दा के 2 समाचार आपने दिए, उनके लिए आभारी हूँ। आपने मुझे उन्हें पत्र लिखने को कहा है, पर मेरे पास अपनी ओर से अभी कुछ लिखने को नहीं है, और आपने जो बातें लिखी हैं उनके बारे में कुछ कहने का अधिकार अगर भुवन दा समझेंगे तो स्वयं मुझे लिख ही देंगे। तब तक मैं इसके सिवा क्या समझ सकती हूँ कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। वह बड़े हैं और मेरे श्रद्धेय हैं, इतना मेरे लिए काफी है। आप शीघ्र यहाँ आने वाले हैं, आइए। मैं अभी यहीं हूँ, कुछ दिन तो रहूंगी ही। काम की तलाश करूंगी। आपकी गौरा।
पत्र भेजकर वह फिर एकांत में बैठकर चंद्र के दोनों पत्र उलट-पलट कर देख गई। एकांत स्थल पर उसने कोई वाक्य पढ़ा पर वैसे लगातार पढ़ नहीं सकी। अक्षर उसकी आंखों के आगे तैर गए। उसने पत्र हटा दिए और संगीत की एक कॉपी उठाकर जल्दी जल्दी उलटकर एक जगह से खोली। उसके पन्ने पर अपने हाथ की लिखावट पर आंखें जमा दी, लेकिन उसकी अपनी लिखाई भी तैर गई। सहसा दो बड़ी बड़ी बूंदें उस पर पड़ी और लिखाई फैल गई। गौरा ने आंचल से उसे पोंछा, पर उससे फैली हुई स्याही का एक लंबा धब्बा कागज पर बन गया। सहसा गौरा बिल्कुल अवश हो गई और कॉपी पर बाहें और सिर टेक कर फफक कर रो उठी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।